नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 में क्लॉज नंबर 83 से आगे पोस्ट ऑफिस मोनोपोली इन पब्लिक कन्वीनियंस ऑफ लेटर, जिसका हेडिंग है नोट्स फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन, सार्वजनिक सूचना के लिए नोट्स। तो क्लॉज नंबर 83 है हमारा, जो कि कहता है नोट्स फॉर पब्लिक पत्रों के परिवहन में डाकघर का एकाधिकार क्या है। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंतर्गत जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लेटर्स को और पोस्ट कार्ड्स को ले जाने का, उनके ट्रांसमिशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक्सरसाइज में लाती है। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, हम अपने अगले क्लॉज को देखते हैं। क्लॉज नंबर 84, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। डाकघर की कानूनी जिम्मेदारी क्या है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहले हम देखेंगे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है पोस्ट ऑफिस कानूनन तौर पे। तो वो है लॉस, मिस डिलीवर्ड, डिले, डैमेज ऑफ एनी आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। यदि ट्रांसमिशन के दौरान किसी वस्तु की हानि हो जाती है, मिस डिलीवरी हो जाती है, देरी हो जाती है या फिर क्षति, उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। और रॉन्ग पेमेंट और डिले इन पेमेंट बाय फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया। भारत से आपने कोई मनी ऑर्डर भेजा पर उसका जो पेमेंट है या फिर डिले है पेमेंट में, वो हो गया है फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि विदेशी डाक प्रशासन के द्वारा, तो उसके लिए भी भारतीय डाक जिम्मेदार नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिम्मेदार नहीं है कानूनी तौर पे। नंबर 2 है पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब डाकघर रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज़ के लिए, इंश्योर्ड लेटर के लिए, इंश्योर्ड पार्सल के लिए और मनी ऑर्डर्स के लिए डाकघर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आगे है क्लॉज नंबर 85, सीक्रेसी। नो पोस्टल स्टाफ कैन शेयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी आर्टिकल। कोई भी जो डाक कर्मचारी है वो किसी भी लेख के बारे में किसी के साथ भी कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर सकता है, साझा नहीं कर सकता है। आगे है क्लॉज नंबर 86, लाइसेंस फॉर सेल और पोस्टेज स्टैम्प्स। बिक्री या फिर डाक टिकटों के लिए लाइसेंस। तो ये देख लेते हैं। सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इज़ प्रोहिबिटेड। डाक टिकटों की बिक्री और वितरण प्रतिबंधित है किसी और के द्वारा। सिर्फ ये कौन कर सकता है, लाइसेंस के नियम और शर्तों के तहत छूट सरकार द्वारा जारी की जा सकती है। सिर्फ सरकार के द्वारा ही जारी की जा सकती है और लाइसेंस के नियम और शर्तों के तहत सरकार द्वारा ही जारी की जा सकती है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में फिलेटली एजेंसी, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशन फॉर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, इनको ये इजाज़त है, ये इनके लिए एक्सेप्शन है, ये दे कर सकते हैं सेल डिस्ट्रीब्यूशन पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह का। आगे है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक टिकट बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन अगर करना चाहते हैं तो डाक अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही बिना विदाउट लाइसेंस के नहीं भेज सकता है कोई। आगे है क्लॉज नंबर 87, नॉन एक्सचेंज ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स स्टेशनरी। डाक टिकटों और स्टेशनरों की का अदला बदली नहीं हो सकता है। नो रिफंड फॉर अनयूज स्टैम्प्स और स्टेशनरी। यदि कि कोई व्यक्ति स्टेशनरी या फिर स्टैम्प्स खरीद लेता है और उन्हें यूज़ नहीं करता है तो उनकी लिए कोई वापसी नहीं है, कोई भी रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है। आगे है नो एक्सचेंज विद रुपीज़, और ना ही उसके बदले कि जो अनयूज स्टैम्प्स है वो आप देकर उसके बदले पैसे ले सकते हो। आगे क्लॉज नंबर 88, एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइन्स। छोटे सिक्कों की स्वीकृति अंडर इंडियन कॉइनेज एक्ट। ठीक है, भारतीय सिक्का अधिनियम के तहत इनकी स्वीकृति ले सकते हैं, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। 1 रुपये और 50 पैसे लेजर टेंडर। ठीक है, कानूनी विवाद के कर पब्लिक कैन नॉट इंसिस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस रिसीविंग सच स्मॉल कॉइन्स फॉर मोर देन 1 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपये से अधिक में इतने छोटे सिक्के प्राप्त करने के लिए डाकघर पर जोर नहीं दे सकती है पब्लिक कि 1 रुपये से अधिक के लिए छोटे सिक्के प्राप्त करें, तो उसके लिए पब्लिक जोर नहीं दे सकती है। आगे क्लॉज नंबर 89, आर्टिकल एड्रेस टू डिजीज पर्सन। मृत व्यक्ति को अगर कोई संबोधित लेख है तो क्या किया जाएगा। सबसे पहले ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, उसे लावारिस वस्तु के रूप में माना जाएगा और उसके बाद पोस्ट मास्टर उसको डिलीवर करवा सकते हैं उनके रिश्तेदारों को अगर वो चाहे तो। अगर नहीं, एक्सेप्ट इंश्योर्ड आर्टिकल और अदर वैल्यूएबल। ठीक है,
अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है या फिर कोई अन्य मूल्यवान वस्तु है उसको छोड़कर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस डिलीवर करवा सकते, अगर वो नहीं करवाते तो ऑल अदर केसेस में जो आर्टिकल है उसे हेड ऑफ़ द सर्कल, जो मंडल के सर्कल के प्रमुख है, वो उनके पास ये मामला जाएगा। आगे है क्लॉज नंबर 90, लाइबिलिटी ऑफ डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। मेलों के अवरोधन का दायित्व क्या है? इन केस ट्रांसमिशन ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स इज़ डिले। मेल के वितरण में देरी होने की स्थिति में अगर जो मेल की वितरण डिलीवरी में देरी हो गई तो पार्सल, बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट्स और इन सब को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को छोड़कर अप टू 1 दिन, अगर 1 दिन से ज़्यादा हो जाता है, 1 दिन तक इसकी देरी चल पड़ती है, ठीक है। बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट, पार्सल को छोड़कर हेल्ड अप टू नेक्स्ट डिलीवरी, तो इन्हें जो है अगली डिलीवरी तक होल्ड किया जाएगा, नेक्स्ट डिलीवरी होगी जब भी, ठीक है। तो आगे है क्लॉज नंबर 91, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन। ग्राम डाकिए द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हैं? जो एक गांव का डाकिया होता है उसके द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त की जाती है? तो डिलीवरी उनके द्वारा की जाएगी। स्मॉल स्टॉक और पोस्टेज स्टैम्प और डाक टिकटों का एक छोटा स्टॉक वो अपने पास रखेंगे। स्टेशनरी रखेंगे वो अपने पास, एक्नॉलेजमेंट रखेंगे वो अपने पास, और रजिस्टर्ड लेटर बुक करेंगे वो, पोस्ट कार्ड बुक करेंगे और ऊपर से रिसिप्ट भी देंगे वो उसके लिए, ठीक है। तो ये सभी जो ग्राम डाकिए द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। आगे है इशू ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर्म, डाकघर प्रपत्र जारी करना। यह है फॉर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल आर सप्लाइड इन बुक्स ऑफ 50 फॉर्म्स एट नॉमिनल रेट। पंजीकृत वस्तुओं के लिए पावती के प्रपत्र 50 प्रपत्रों की पुस्तक में नामात्र दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो आगे है क्लॉज नंबर 93, सर्विस विच कैन नॉट बी क्लेम्ड। ऐसी सेवाएं जिनका आप दावा नहीं कर सकते हैं कस्टमर आके। अफिक्स स्टैम्प्स टू लेटर, ठीक है, कि आप आकर कहें कि पत्रों पर जो है हमारे लेटर्स पर स्टैम्प्स लगा दें, और ऐसी ही अन्य सुविधाएं, और चेंज देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वी पब्लिक आर्टिकल, सार्वजनिक लेखों को तौलने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हें तौल लीजिए। आगे है एक्सेप्ट, कुछ को छोड़कर। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के मामले में आप ये करवा सकते हैं, पार्सल्स के और एयरमेल आर्टिकल्स के मामले में यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई, अपवाद है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्लॉज में। क्लॉज नंबर 94 है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ चेक, चेक की स्वीकृति। बैंक चेक को आप ले सकते हैं। बैंक शुड बी सिचुएटेड एट सेम प्लेस ऑफ पोस्ट ऑफिस। बैंक चेक आप ले सकते हैं पर शर्त यह है कि बैंक डाकघर एक ही स्थान पर होने चाहिए, यानी कि सेम जगह पर होने चाहिए। बैंक और डाकघर सेम ही जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक शहर का दूसरे शहर में बैंक हो, ठीक है। चेक्स नॉट लेस देन 20 रुपीज़, और 20 रुपये से कम के चेक जो है वो नहीं लिए जाएंगे। मिनिमम 20 रुपये के चेक लिए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आता है तो इसे आप नोट करके रखें। बैंक गिव्स अ गारंटी ऑन स्टैम्प्ड पेपर। बैंक जो है वो स्टैम्प पेपर पे गारंटी देता है जब आपको वो चेक देते हैं कस्टमर उनके। रिन्यूअल एवरी 3 ईयर इफ़ डायरेक्टर प्रिस्क्राइब्ड। निदेशक द्वारा अगर निदेशक निर्धारित करते हैं तो हर 3 साल में इसका जो है नवीकरण होना ज़रूरी है। आप बैंक की जो गारंटी देते हैं स्टैम्प पेपर में, ठीक है। तो आगे है इसमें अनेबल टू प्रोड्यूस गारंटी। अगर गारंटी देने में असमर्थ है व्यक्ति तो अप्रूवल फ्रॉम बैंक टू ड्रॉ ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल फर्म। तो बैंक से अप्रूवल लाना होता है कि वो विड्रॉ करेंगे बैंक की स्वीकृति से कि उस व्यक्ति या फिर उस फर्म के बदले बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हैं। बाय चेक और पे ऑर्डर ये दोनों के द्वारा किया जा सकता है, चेक के द्वारा भी और पे ऑर्डर के द्वारा भी। आगे क्लॉज नंबर 95 लेटेस्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज़। देय राशि के भुगतान की नवीनतम तिथि। ये भी आप चेक के द्वारा भी कर सकते हैं पे इसको, और पे ऑर्डर के द्वारा भी कर सकते हैं भुगतान तिथि में, ठीक है। आगे है हमारे पास सेक्शन 2 पीओ गाइड पार्ट 1 का, जो कि है लेटर एंड पार्सल पोस्ट।
सबसे पहले है इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय पोस्ट क्या होती है वो देखेंगे हम। पोस्ट मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंड सी एयर एनी प्लेस इन इंडिया, भारत के भीतर, ठीक है, भारत के भीतर और केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाऊ के द्वारा जो नियंत्रित होती है, चाहे वो भूमिगत हो, चाहे वो समुद्र से भेजी जाए, चाहे वो एरियल रूट से भेजी जाए, ऐसी हर एक पोस्ट को इनलैंड पोस्ट कहते हैं। प्लेसेस बियॉन्ड इंडिया वेयर आर सर्व्ड बाय पोस्ट ऑफिस एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और भारत के बाहर के ऐसे स्थान भी जहाँ पर एक्सटेंशन द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है भारत सरकार के द्वारा ही, तो वो सभी इनलैंड पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। आ गया पोस्टल आर्टिकल्स। पोस्टल आर्टिकल्स की 10 क्लासेस है इनलैंड पोस्ट में। लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, बुक पैकेट कॉन्टेनिंग प्रिंटेड बुक्स, 5 और बुक पैकेट कॉन्टेनिंग पीरियडिकल्स, ब्लाइंड लिटरेचर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट एंड पार्सल। ये 10 कैटेगरीज है, जो 10 क्लासेस है अलग अलग आर्टिकल्स की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 98 में, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल, ठीक है। तो इनमें से फर्स्ट क्लास मेल है जिनमें आपके पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड आते हैं फर्स्ट क्लास मेल में। और सेकंड क्लास मेल में आपके इसके अलावा जितने बाकी सारे आर्टिकल्स हैं 7 क्लासेस, वो सभी द्वितीय श्रेणी की मेल्स में आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के जो फ़ायदा यही होता है कि अगर इनके लिए एयर मेल से इन्हें भेजना पड़े तो इनके लिए एयर मेल चार्जेस नहीं देने होते फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो आगे है क्लॉज नंबर 99, पत्र ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट, डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा ये, विद और विदाउट पेमेंट, पूर्व भुगतान के साथ और पूर्व भुगतान के बिना भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे है क्लॉज नंबर 100, लिमिट ऑफ वेट एंड साइज़। वेट एंड साइज़ की लिमिट क्या है लेटर में, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट्स पे चलते हैं हम सबसे पहले। इन अ रोल फॉर्म में जो मैक्सिमम लिमिट है वो सिंगल डायमेंशन की है 80 सेंटीमीटर, एकल आयाम जो है वो 80 सेंटीमीटर है रोल फॉर्म में पत्र का, और सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ डायमीटर, लंबाई का योग और व्यास का जो दोगुना है वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर देन रोल फॉर्म में, रोल फॉर्म के अलावा तो एकल जो आयाम है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो संयुक्त योग है वो 90 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आगे है मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम देख रहे थे, अब मिनिमम देख लेते हैं हम। इन अ रोल फॉर्म में जो सिंगल डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो लंबाई का योग और व्यास का योग है वो 17 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। रोल फॉर्म के अलावा आपका 11 गुणा 7 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये लेटर के जो आयाम हैं वो याद कर लें, आप लोग लिख लें अपने पास नोट्स में, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे है क्लॉज नंबर 101, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड, अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान। अनपेड लेटर्स जो होंगे तो उनको डिलीवरी के समय में डिलीवरी पर डाक का 2 गुना उनको पे करना होगा, ठीक है। और इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स जो होंगे, अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्र, उनको जो कमी रह जाएगी, जितना कम उन्होंने बुकिंग के समय भरा है उसका 2 गुना उनको डिलीवरी के समय में देना होगा। सिंपल सी बात है। स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्लॉज नंबर 102, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, यदि सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स भेजी जा रही है लेटर पोस्ट के माध्यम से, छायांकन फिल्में, तो उनके लिए स्पेशल पैकिंग जो है वो क्या है। व्हेन सेंट बाय लेटर पोस्ट, डाक पत्र के द्वारा भेजे जाने पर वाइट लेबल लगा होना चाहिए इसमें, अगर सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म भेजी जा रही है, जिसमें कि लिखा जाएगा सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, वाइट लेबल सुरक्षा फिल्म गैर ज्वलनशील लिखा होना चाहिए, और ब्लॉक लेटर्स में लिखा होना चाहिए, और हर एक पैकेट के बाहर ये लिखा जाना चाहिए।
आगे है क्लॉज नंबर 103 बायोलॉजिकल स्पेसिफिमेन। जैविक नमूने अगर भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पे पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस कैन बी सेंट अंडर। ख़राब होने वाले जैविक पदार्थ को लेटर पोस्ट के अंदर भेजा जा सकता है। सब क्लॉज 7 133 क्लॉज नंबर 133 का सब क्लॉज 7 देखेंगे हम, जो कि आगे फ्यूचर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम आगे क्लॉज नंबर 104 पे। आर्टिकल्स इन ट्रांसपेरेंट एनवेलप। पारदर्शी लिफाफों में अगर कोई लेख है तो उनको कैसे भेजा जाएगा। सबसे पहले होली ट्रांसपेरेंट नॉट अलाउड। पूरी तरीके से अगर कोई पारदर्शी है तो उसकी अनुमति नहीं है। आगे है ट्रांसपेरेंट मस्ट बी पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन सो दैट एड्रेस ऑफ द एड्रेसीज अपीयर इन द सेम डायरेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ डेट स्टैम्प इज़ नॉट इंटरफेयर्ड विद देम। ठीक है, तो पारदर्शी सबसे बड़ा जो आयाम है वो समांतर होना चाहिए, ताकि पता एड्रेस लिखने वाला जो हिस्सा होता है वो एक ही दिशा में दिखाई दे और दिनांक टिकट के आवेदन में कोई हस्तक्षेप ना हो। तो सेम डायरेक्शन में ही होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, सेम डायरेक्शन में ही, ताकि जब डेट स्टैम्प्स वगैरह लगाए तो उसको वो इंटरफेयर ना करें ओपन पैल ट्रांसपेरेंट एनवेलप्स में। ठीक है, आगे है एड्रेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल रीडेबल नथिंग एल्स। ठीक है, जो एड्रेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल साफ रूप से दिखाई देने वाला होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, एड्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं। आगे क्लॉज नंबर 105 आर्टिकल इन ओपन एनवेलप्स। खुले लिफाफों में अगर कोई लेख भेजा जाता है तो वो किस प्रकार भेजा जाएगा। साइज़ ऑफ पैनल कट। पैनल कट आउट का आकार क्या रहेगा, सबसे पहले वो देखेंगे हम। ठीक है, पैनल पार्सल टू लेंथ ऑफ द एनवेलप। लिफाफे की लंबाई तक पैनल पार्सल। ठीक है, लिफाफे की लंबाई में जो पैनल पार्सल है वो 1.5 सेंटीमीटर अबव पैनल। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जगह छोड़ी जानी चाहिए पैनल के ऊपर डाक टिकटों और दिनांक टिकटों को लगाने के लिए। ठीक है, ऊपर की ओर 1.5 सेंटीमीटर जगह छोड़ी जानी चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर जगह लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड को छोड़ी जानी चाहिए। बेस कट आउट ऑफ पैनल एंड एनवेलप। जो कट आउट है पैनल का और लिफाफे का आधार है उसके लिए। ठीक है, आगे है बी इफ़ ए इज़ नॉट फॉलोड देन रिटर्न टू सेंडर। यदि डेट 1.5 सेंटीमीटर जगह ऊपर की ओर नहीं छोड़ी गई है स्टैम्प के लिए और डेट स्टैम्प के लिए और पोस्टेज स्टैम्प के लिए, तो रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाए तुरंत। ठीक है, तो आगे है लेटर कार्ड्स। अभी तक हमने लेटर देखा, अब देखेंगे हम लेटर कार्ड्स को। क्लॉज नंबर 106 डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। शीट ऑफ पेपर यूज फॉर लेटर राइटिंग। पत्र लेखन के लिए प्रयुक्त कागज़ की शीट होती है लेटर कार्ड। फोल्डेड एंड गम्ड, मुड़ी हुई और गोंद लगी हुई होती है। और लेटर कार्ड शेप्ड एंड साइज क्लोजली रिजेंबल एरोग्राम। ठीक है, और पत्र कार्ड का जो आकार है वो एरोग्राम के समान ही होता है। ठीक है, एरोग्राम हम पीओ गाइड पार्ट 2 में पढ़ेंगे फॉरेन मेल में। ठीक है, 107 है लेटर कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड। निजी निर्माण का जो पत्र कार्ड है वो कैसे होता है। वेट अप टू 5 ग्राम्स, 5 ग्राम तक का इसका वज़न हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड्स का। अनफोल्डेड। ठीक है, यदि अनफोल्डेड है कि फोल्ड नहीं किया है तो मैक्सिमम जो साइज़ है उसका वो 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम 20 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि वो फोल्डेड है, फोल्ड किया हुआ है लेटर को, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए और मिनिमम 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। और टॉप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर फॉर एड्रेस साइड। जो टॉप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर है लेटर में वो एड्रेस साइड के लिए होनी चाहिए। आगे कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन। लेटर कार्ड के संचरण के लिए शर्तें क्या हैं।
नथिंग विल बी अटैच्ड इनक्लोज्ड इन इनलैंड लेटर कार्ड, ठीक है। अंतर्देशीय पत्र में कुछ भी अटैच नहीं किया जाएगा, उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा। अनपेड इनलैंड लेटर कार्ड डबल्ड और प्रीपेड रेट, ठीक है। अवैतनिक जो अंतर्देशीय पत्र डाक है उसको प्रीपेड रेट का 2 गुना डिलीवरी के समय देना पड़ेगा। अगर इनसफिशेंटली पेड है तो जो भी डेफिशिएंसी रहेगी, जो भी कमी रहेगी, उसका 2 गुना देना पड़ेगा डिलीवरी के समय। जैसा कि मैं कह रहा था वो लाइन आ गई, ठीक है। आगे है इंटरफेयरिंग द कंडीशन ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड। यदि अंतर्देशीय पत्र कार्डों के जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन होता है तो उसे पत्र के रूप में माना जाएगा, पत्र के रूप में उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स है ना। और डबल ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ लेटर पोस्टेज रेट, दोहरी कमी का पत्र डाक दर उसमें चुकाना पड़ेगा। आगे है इनलैंड लेटर कार्ड टू फॉरेन कंट्रीज। विदेशों के लिए अगर अंतर्देशीय जो कार्ड है, इनलैंड लेटर कार्ड है, वो विदेशों के लिए भेजा जाता है तो वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, उसकी अनुमति नहीं है। एक्सेप्ट है पाकिस्तान और नेपाल के लिए भेज सकते हैं। इनलैंड लेटर कार्ड पाकिस्तान और नेपाल के लिए भेजा जा सकता है। इफ़ पोस्टेड, अगर पोस्ट किया गया है विदेशों के लिए तो ट्रीटेड एज अनसफिशिएंटली पेड, है ना, और इनसफिशिएंटली पेड के रूप में माना जाएगा अगर वो पाकिस्तान नेपाल के लिए भी भेजा जाता है। आगे चलेंगे हम, डिस्क्रिप्शन विवरण देख लेते हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड कैन, ठीक है, सिंगल पोस्ट कार्ड, आगे हमारा पोस्ट कार्ड शुरू हो चुका है, क्लॉज नंबर 109। सिंगल पोस्ट कार्ड कैन एंड रिप्लाई पोस्ट कार्ड इशूड बाय पोस्ट ऑफिस। डाकघर द्वारा जारी सिंगल पोस्ट कार्ड और रिप्लाई पोस्ट कार्ड, स्टैम्प ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑन इट, उस पर जो है निर्धारित मूल्य की मुहर लगी होनी चाहिए, कितने का वो पोस्ट कार्ड है, ठीक है। आगे है रिप्लाई पोस्ट कार्ड। रिप्लाई पोस्ट कार्ड क्या होते हैं सबसे पहले वो देख लेंगे। रिप्लाई पोस्ट कार्ड में 2 चीज़ें होती है, सेंडर कम्युनिकेशन होता है और एड्रेसी का आंसर होता है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड तब भेजा जाता है, उत्तर पोस्ट कार्ड कहते हैं इसे, जब कोई अगर आर्टिकल को भेजने वाला चाहता है कि एड्रेस ही उसका जवाब उनको लिख के भेजे, तो आर्टिकल को भेजने वाले जो सेंडर है उसी के वही उसको पेमेंट करते हैं रिप्लाई पोस्ट कार्ड की, और सेंड एड्रेसी के द्वारा उसमें जवाब भेजा जाता है, तो उसको रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस कहते हैं। आगे है क्लॉज नंबर 110 जो कि है पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड, निजी निर्माण के पोस्ट कार्ड। सबसे पहले फुली प्रीपेड पोस्टेज, पूरी तरीके से प्रीपेड डाक होनी चाहिए प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड की, और जो इसका आयाम है 15 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, जैसा कि इनलैंड लेटर कार्ड्स का था, फोल्डेड वालों का सेम साइज़ है इसका भी, ठीक है। तो आगे है नाइदर थिनर नॉर फ्लेक्सिबल देन पोस्ट ऑफिस इनलैंड लेटर कार्ड, ठीक है। ना तो डाकघर का जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड है उससे पतला होना चाहिए प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड, ना ही उससे ज़्यादा लचीला होना चाहिए। फोल्डेड पेपर टाइप, अगर फोल्डेड पेपर टाइप प्राइवेट जो है मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड है तो उसकी अलाउड नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। आगे है ऑल रिप्लाई पोस्ट कार्ड, जितने भी रिप्लाई पोस्ट कार्ड होते हैं प्राइवेट, उन पे डिस्प्ले पे लिखा जाना ज़रूरी है पोस्ट कार्ड, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है सिंगल कार्ड्स के लिए, जो सिंगल कार्ड्स है उनके लिए, सिंगल पोस्ट कार्ड है उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, पर जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड है उनके लिए मैंडेटरी है। आगे है क्लॉज नंबर 111 विशेष नियम। सबसे पहले है पोस्ट कार्ड कैन नॉट बी, पोस्ट कार्ड नहीं हो सकते हैं, ना ही पोस्ट कार्ड फोल्डेड हो सकते हैं, ना ही कटे हुए हो सकते हैं, ना ही ऑल्टर्ड हो सकते हैं, उसमें कुछ घटाया जा सकता है, ठीक है। आगे है पोस्ट कार्ड, द पोस्टेज स्टैम्प में बी परफॉर्म्ड विद इनिशियल्स, डाक टिकटों को आधाक्षर के साथ छिद्रित किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है छिद्रित किया जा सकता है। प्लस पोस्ट कार्ड कैन नॉट बी इनक्लोज्ड इन कवर ऑफ एनी काइंड, और जो पोस्ट कार्ड है वो किसी भी प्रकार के कवर में नहीं भेजा जा सकता है उसे बंद करके। आगे है नंबर 2 पे स्टैम्प और फ्रैंक प्लस रजिस्टर और एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस, ठीक है। स्टैम्प हो, फ्रैंक है और रजिस्ट्री करवाते हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यू है,
और एड्रेस ही है, तो उसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है, ऊपर लिखा जाना ज़रूरी है ईयर मेल, है ना, और लेट फीस पेड, ये मैंडेटरी है लिखा जाना, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे है टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, बुलाए जाने तक रखा जाना, और टू अवेट अराइवल, ठीक है। अगर ये सुपरस्क्रिप्शन लिखा गया है ऊपर तो ये पोस्टल रेस्टांटे के पोस्ट कार्ड्स है जिनकी अनुमति है, ठीक है। और ये टॉप ऑफ राइट हैंड ऑफ द एड्रेस साइड, जो एड्रेस है वो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाना चाहिए एड्रेस साइड के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। नो अटैचमेंट ऑन पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड में कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट किसके अलावा, पोस्टेज स्टैम्प फीस और स्टैम्प ड्यूटी के अलावा, ठीक है। अब पोस्टेज स्टैम्प्स आप उसमें लगवा सकते हैं, पोस्टेज फीस जो शुल्क है वो लगा सकते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। गम्ड लेबल हैविंग नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, और एक गोंद से चिपकाया हुआ एक लेबल लगा हो सकता है जिसमें एड्रेसी जो है उनका एड्रेस और नाम लिखा हो, और नाम सेंडर का और एड्रेस सेंडर का वो भी लिखा जा सकता है पोस्ट कार्ड में। और इनग्रेविंग, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, फ़ोटोज़, ठीक है। उत्कीर्ण, चित्र, आरेखन और तस्वीर, ये भी आप पोस्ट कार्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। ऑन थिन पेपर, पतले कागज़ पर होना चाहिए, और कम्प्लीटली एड्रेनेट टू कार्ड से पूरी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए ये, ठीक है। अनदर पोस्ट कार्ड फॉर रिप्ले, उत्तर के लिए एक और पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं आप साथ में, ठीक है। और है स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और जो स्टैम्प्स है वो स्टैम्प्स ड्यूटी के माध्यम के रूप में ही भुगतान किया जाएगा, डाक टिकटों के रूप में ही भुगतान किया जाएगा। बैक साइड ऑफ पोस्ट कार्ड के पिछले भाग पे लगी होनी चाहिए, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी में। आगे है सेंडर्स एड्रेस प्लस ड्राइंग फ़ोटो, ठीक है। अगर सेंडर एड्रेस ड्राइंग या फिर फ़ोटो भेजी जा रही है तो उसमें सेंडर का जो एड्रेस है वो लेफ़्ट हैंड हाफ में लिखा जाना चाहिए बैक साइड पे। आगे है द रिप्लाई हाल्फ्स ऑफ रिप्लाई कार्ड कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय सेंडर, ठीक है। उत्तर कार्ड के उत्तर को प्रेषक द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप रिप्लाई जो पोस्ट कार्ड है उसको रजिस्टर नहीं कर सकता है सेंडर, बस जो रिप्लाई कार्ड है उसका शुल्क दिया जा सकता है, वो पेड होना चाहिए। आगे है नंबर 5 पे नेम एंड एड्रेस इफ़ सेंडर ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड, नाम और पता यदि उत्तर पोस्ट कार्ड भेजने वाला है तो कैसे होना चाहिए। ऑन एड्रेस साइड ऑफ द रिप्लाई हाफ, ठीक है, रिप्लाई हाफ के एड्रेस साइड पे लिखा होना चाहिए आधे पे। और रिप्लाई पोस्ट कार्ड शुड बी फोल्डेड, और जो उत्तर पोस्ट कार्ड है वो मोड़ा जाना चाहिए। और पोर्शन बियरिंग नेम आउटसाइड, ठीक है, पता धारक का नाम लिखने वाला हिस्सा जो है वो बाहर की ओर होगा रिप्लाई पोस्ट कार्ड में, ठीक है। तो ये थी जो कुछ कंडीशंस थी इसके लिए। आगे है क्लॉज नंबर 112 जो कि है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। अगर इन कंडीशंस में से कोई भी शर्त का उल्लंघन होता है तो जुर्माना किस प्रकार से होगा। अनपेड अगर भेजा जाता है तो डबल ऑफ प्रीपेड रेट, दुगना प्रीपेड रेट का दोगुना देना होगा। इनसफिशिएंटली पेड, अपर्याप्त रूप से भुगतान किया जाता है तो जो कमी है उसका दोगुना देना होगा। साइज़ एंड थिकनेस ब्रीच, और यदि आकार और जो थिकनेस है, मोटापा है, उसका चौड़ाई है कागज पोस्ट कार्ड की, उसका उल्लंघन किया जाता है तो पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज लेटर, पोस्ट कार्ड को लेटर के रूप में माना जाएगा और लेटर के ही उसमें चार्जेस जो है वो चार्ज किए जाएंगे। आगे है इनलैंड पोस्ट कार्ड एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्री, यदि इनलैंड जो पोस्ट कार्ड है वो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड विदेशी देश को संबोधित किया जाता है तो सबसे पहले तो इसे ट्रीटेड एज अनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड माना जाएगा। अपर्याप्त रूप से भुगतान किया हुआ पोस्ट कार्ड के रूप में इसे माना जाएगा। आरटीएस कर दिया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा अगर सेंडर का एड्रेस जो है वो अवेलेबल होगा। अगर सेंडर का एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो इसे रिटर्न लेटर ऑफिस भेज दिया जाएगा जहाँ पे इसका निपटान किया जाएगा, ठीक है। तो आगे है रिकॉर्डेड डिलीवरी,
दर्ज विवरण में क्या क्या लिखा जाता है। अवेलेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल एक्सेप्ट पार्सल विद इन इंडिया। ठीक है, तो रिकॉर्डेड डिलीवरी जो है भारत के भीतर पंजीकृत डाक लेखों के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। जितने भी पंजीकृत डाक लेख होते हैं उनके सभी वर्गों के लिए ये उपलब्ध है, पार्सल को छोड़कर भारत के भीतर में। ठीक है, क्या क्या लिखा होगा इसमें? रिटर्न होगा रिकॉर्डेड डिलीवरी प्लस पोस्टेज फीस। ठीक है, रिकॉर्डेड डिलीवरी लिखा होगा प्लस जो डाक शुल्क लगा वो लिखा होगा, और इसके लिए आपको जो है काउंटर पर मौजूद करना होगा, प्रेजेंट एट काउंटर, प्लस रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म। जो रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म है वो यानी कि फॉर्म RD1, ये भी आपको उसमें साथ में देना होगा और प्रेजेंट करना होगा काउंटर पे। और रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म RD1 ये भी काउंटर पे ही आपको साथ में देना होगा, मौजूद कराना होगा। आर्टिकल इंटीमेशन सेंडर। ठीक है, प्रेषक को लेख की सूचना, सेंडर को जो है वो लेख की सूचना देनी होगी, उसमें आपको एडिशनल फ़ीस देनी होगी और लिखना होगा रिटर्न रिकॉर्डेड डिलीवरी इज़। ठीक है, तो रिकॉर्डेड डिलीवरी IS ये लिखना ज़रूरी है उसमें। ठीक है, आगे है नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंटर। नेम और एड्रेस सेंटर का ये ज़रूरी है इसमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंप्लेंट्स, अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है रिकॉर्डेड डिलीवरी से रिलेटेड, तो आप 2 महीने के भीतर रिकॉर्डेड डिलीवरी की कोई भी कंप्लेंट है वो करवा सकते हैं। आपको डेट लिखना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग के रिकॉर्ड की संख्या आपको बताना ज़रूरी है। नेम ऑफ बुकिंग ऑफिस, और बुकिंग ऑफिस का नाम भी आपको बताना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, तो आगे है नो कंपनसेशन, मुआवजा कोई नहीं है यदि डैमेज हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है पोस्टल आर्टिकल का, या फिर डिले हो जाता है डिलीवरी में। ठीक है, तो कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। नॉट ट्रेडेड एज रजिस्टर्ड, पंजीकृत के रूप में नहीं माना जाता है इसे, और ना ही सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जो है इशू किया जाएगा। आगे लेट पोस्टिंग अवेलेबल, और देर से पोस्टिंग की सुविधा अवेलेबल है इसमें। ऑल्सो एट RMS ऑफिसेज विच एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल विद लेट फीस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में तो अवेलेबल है ही है, पर जो रेलवे मेल सर्विस के ऑफिसेस है जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को लेट फीस के साथ स्वीकार करते हैं, वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। ठीक है, आगे क्लॉज नंबर 114 जो कि है क्विक मेल सर्विस, त्वरित मेल सेवा। ठीक है, अवेलेबल बिटवीन ऑल कैपिटल सिटीज़, यूनियन टेरिटरीज, सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़। सभी राजधानी शहरों के बीच में ये अवेलेबल है, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, और कुछ जो महत्वपूर्ण शहर है उनके बीच में भी। तो फर्स्ट क्लास मेल, प्रथम श्रेणी मेल जो है, लेटर, इनलाइन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। ठीक है, उनके लिए इसमें क्विकेस्ट डिलीवरी हो जाती है क्विक मेल सर्विस में। और अगर एयरलिफ्ट करवाना भी पड़ता है तो भी एयरलिफ्ट भी हो जाता है, इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो तो एयरलिफ्ट भी करवा दिया जाता है पत्र, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड के लिए। ठीक है, अदर जो क्विक मेल सर्विस है उसमें क्विक मेल सर्विस की कंडीशंस देख लेते हैं। इसके लिए आपको पिन लिखना ज़रूरी है, पिन मस्ट है लिखना, और आर्टिकल मस्ट बी पोस्टेड ऑन स्पेशल लेटर बॉक्सेस। जितने भी आर्टिकल है क्विक मेल सर्विसेज के लिए, उनको विशेष जो बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होते हैं, उनमें पोस्ट किया जाना चाहिए, जिसमें येलो स्ट्रिप्स, पीली पट्टियाँ लगी होती है, और उसमें मार्क किया गया होता है QMS, क्विक मेल सर्विस। ठीक है, तो वहाँ पे पोस्ट किया जाना ज़रूरी है, और पूरी तरीके से प्रीपेड होना चाहिए क्विक मेल सर्विस के लिए जो भी आप आर्टिकल भेजेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही होगा हमारा, बाकी यहाँ से आगे हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।